guys, welcome to my channel Clean Research. So basically this channel is all about the clinical research, clinical data management, pharmacovigilance, medical coding, etc. etc. जो clinical research के जो भी domains है उसके बारे में मैं आपको उसमें briefly बताऊंगी. ठीक है? So first of all we'll talk about the clinical research. So what is the clinical research? इसमें मैं आपको data management के बारे में ज़्यादा बताने वाली हूँ. So basically हमको clinical data management के लिए पहले क्लिनिकल रिसर्च को जानना जरूरी है कि व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल एंड रिसर्च एंड एवरीथिंग. सो करियर गाइडेंस भी मैं इस पे बनाऊंगी करियर गाइडेंस का वीडियो भी क्लिनिकल रिसर्च पे किस कितने डोमेन से और इसमें क्या क्या जॉब रोल्स है, व्हाट विल बी योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवरीथिंग. ओके, सो फर्स्ट वी विल मूव ऑन to the next slide and discuss about the clinical trial process. So clinical trials are the research studies performed on humans for to evaluate the safety and efficacy. So what is the safety and efficacy? So safety and efficacy of what? Of medical interventions or medical devices. Medical interventions are like drugs. Okay, some and devices are like glucometer. We can use a great example like a glucometer. So glucometer जो होता है वो हम डायबिटीज जो जिनको भी डायबिटीज होता है उनमें इंसुलिन का मतलब डायबिटीज का जो लेवल है वो चेक करने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं. सो पहले जब ये इन्वेंट हुआ होगा डिवाइस तो उसका किसी ह्यूमन पे ट्रायल हुआ होगा. किसी मतलब बहुत सारे ह्यूमंस पे ट्रायल होता है. इट्स नॉट कि बहुत बस 4-5 लोगों पे ट्रायल. नो, दैट्स नॉट द क्लिनिकल रिसर्च. तो इसमें बेसिकली बहुत कुछ होता है इन्वॉल्वमेंट ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स का. उसके पहले एनिमल टेस्टिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें होती है. तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी बट ये सिर्फ ब्रीफ है. ओके, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का ब्रीफ बताऊंगी विथ बेस ऑफ क्लिनिकल रिसर्च. तो ये बेस है और आगे फिर इसी एक एक टॉपिक एक एक जो स्लाइड है वो उस पे एक एक वीडियो बनेगी. सो इट विल सो हाँ, तो ये लेक्चर फर्स्ट है. इसमें ज्यादा मैं आपको बता के कंफ्यूज नहीं करूंगी. सो बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है कि क्लिनिकल ट्रायल एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हम किसी ड्रग या किसी मेडिकल डिवाइस या कोई थेरेपी जो भी है तो हम इसका ट्रायल ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स पे करते हैं. जैसे अगर आपके पास एक टॉफी है, आपके पापा ने टॉफी लाई है और आप उसको ट्राई करना चाहते हो कि मुझे अपने फ्रेंड्स को देनी है बट किसी को मीठा पसंद है किसी को नहीं पसंद है. सो या इसमें कितनी शुगर है कुछ भी हो सकता है. तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कि हाँ मेरे पापा ने लाई है टॉफी यहाँ यहाँ से लाई है. किसी को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, किसी को उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा. इट हैपन्स विद द डार्क चॉकलेट. डार्क चॉकलेट बहुत कड़वी होती है बट किसी किसी को बहुत अच्छी लगती है. सो हम उस तरह से इसको देख सकते हैं कि आपको टॉफीज आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे सब अपने अपने जो भी रिजल्ट है बताएंगे कि हाँ मुझे ऐसा लगा मुझे वैसा लगा मुझे इसको खा के इतना अच्छा लगा ये लगा. सो इट्स बेसिकली दैट कि ड्रग को लेके कोई ह्यूमन 5 ह्यूमंस हैं उसको हमने सेम ड्रग दी बट पांचों की बॉडी उसके लिए अलग अलग रिएक्ट करेगी और मेजरली जिस जो भी रिएक्ट करेगी हम उसको अपना रिजल्ट मान लेंगे. ओके, सो सेफ्टी एंड एफिकेसी व्हाट डज इट मीन? सो सेफ्टी मतलब कि हम क्या करते हैं कि ह्यूमंस की सेफ्टी इसमें हमारा मेन पर्पस होता है और सेफ्टी के साथ में हमारा मेन पर्पस होता है एफिकेसी. एफिकेसी मतलब कि इतनी एफिशिएंट है ड्रग कि वो जो भी हम डिसीज के लिए बना रहे हैं उसको क्योर कर पा रही है या नहीं. तो वो कितने परसेंट क्योर कर रही है और कितने परसेंट लोगों में वो सेफ है. मतलब 10 लोगों पे ट्रायल हुआ तो 2 लोग उसमें से 2 लोगों को बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हुए बट 8 लोग सेफ है. मतलब हम इसको सेफ बोल सकते हैं. बट अगर 7 लोगों में वो साइड इफेक्ट कर रहा है और या इवन डेथ तक हो रहे हैं तो हम इसको सेफ्टी के लिए हम सेफ नहीं है वो ड्रग हमारे लिए. तो बेसिकली सेफ्टी एंड एफिकेसी का ये मतलब है. एफिशिएंटली सेम आप उसको कर सकते हो कि अगर 7 लोगों के लिए को डिसीज क्योर कर रहा है तो मतलब वो एफिशिएंट है. और अगर 7 लोगों में बीमारी फैला मतलब ज्यादा बढ़ रही है उसकी वजह से बिल्कुल भी उस पे वर्क नहीं कर रहा. सर डायबिटीज के लिए है तो डायबिटीज बिल्कुल भी क्योर नहीं हो रही मतलब वही की वही है डायबिटीज 7 लोगों में. तो वो एफिशिएंट नहीं है ड्रग. बहुत सारी चीजें हैं. एक ही मेरे इतना ही टाइम हो गया 4 मिनट तो इसी में हो गए. चलो नेक्स्ट. इसका पर्पज है जो है पेशेंट केयर इम्प्रूव करना ट्रीटमेंट रिलेटेड. तो मुझे लगता है कि इसी स्लाइड के अब हमारे पास 2 वीडियो बन जाएंगे क्योंकि इतना सारा वॉल्यूम. सबसे पहले अगर फेजेस की बात करें हम
तो ये तो स्लाइड में नहीं है, पर मैं इसके पहले बता रही हूँ कि जैसे ये क्लिनिकल ट्रायल में नहीं आता है, ठीक है? फिर भी मैं बता रही हूँ कि प्री क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? इट्स प्री क्लिनिकल ट्रायल। सो प्री क्लिनिकल ट्रायल में पहले एनिमल पे टेस्टिंग की जाती है, ओके? और जो भी ड्रग हम नया बनाते हैं, उसकी एनिमल पे टेस्टिंग होती है और फिर एनिमल्स पे टेस्टिंग करने के बाद रैबिट्स, रैट्स एंड एवरीथिंग जो भी होता है, तो उनमें टेस्ट अगर एफिशिएंट है और सेफ है, तो ही जाके वो ह्यूमन पे ट्रायल होता है उसका, ठीक है? ह्यूमन्स पे ट्रायल होता है। तो फिर वो सब हो जाता है, आईएनडी एप्लीकेशन एवरीथिंग। तो उसके बाद, ओके? उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करके इसके बारे में आपको अच्छे से बता ही देती हूँ कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो होता है, चलो इसके लिए, हाँ, ये प्री क्लिनिकल ट्रायल इसका सब मैं बाद में एक वीडियो बनाऊँगी और अच्छे से आपको उसमें बताऊँगी क्या होता है, क्या नहीं होता है एंड एवरीथिंग सॉरी। तो सबसे पहले फेज़, तो एनिमल टेस्टिंग के बाद सीधा यहाँ पे आता है फेज़। तो फेज़ 1, इसमें मैं आपको आईएनडी एप्लीकेशन, एनडी एप्लीकेशन कुछ नहीं बता रही हूँ। आप कमेंट्स में बोल सकते हैं कि हाँ, नहीं बताया, क्योंकि मैं इसको अच्छे से ब्रीफली नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। सो हाँ, फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। तो फेज वन क्या होता है? मेनली हम सेफ्टी एंड डोसेज पे उस पे ध्यान देते हैं कि जो भी मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी मेन सेफ्टी पे ध्यान दिया जाए कि 10 टू 80 हेल्दी पेशेंट्स हम हेल्दी सब्जेक्ट्स लेते हैं और उसमें चेक करते हैं कि पहले सेफ होना चाहिए और डोसेज थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, अभी ऐसे नहीं बढ़ाएंगे। फिर फेज 2 में क्या होता है कि एफिकेसी और साइड इफेक्ट्स के बारे में ज्यादा चाहिए हमें, क्योंकि सेफ्टी हमने पहले टेस्ट कर ली है कि हाँ सेफ्टी तो है, तो हमको भी चेक करना है कि एफिकेसी है कि नहीं। पर एफिकेसी हम कम लोगों में नहीं जान सकते, ठीक है? सेफ्टी भी नहीं जान सकते, बट फिर भी फिर एफिकेसी हम देखते हैं कि 100 टू 300 पीपल पे हम ट्रायल ट्रायल करते हैं, वही जो ड्रग है हमारा या जो भी डिवाइस है उसका जो है ट्रायल करेंगे और लोगों पे, और फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि हाँ, ये एफिशिएंट है या नहीं, और अगर ये सक्सेसफुल रहा, तो हम थर्ड फेज़ पे आते हैं, कन्फर्म इफेक्टिवनेस। तो इसमें क्या होता है, जो सेफ्टी और एफिकेसी दोनों पे हम ज़्यादा उसमें वो देते हैं कि दोनों होने चाहिए, और 3000 300 टू 3000 पीपल जो होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं हमारे। तो ये भी ये पेशेंट्स पे होती है, ठीक है? जो फेज़ 2, 3, 4 है पेशेंट्स पे होता है। फेज़ 1 जो है हेल्दी वॉलंटियर्स पे होता है। और फिर ये थर्ड ट्रायल जो है मेन ट्रायल होता है, और इसमें अगर सब ठीक रहा तो हम मार्केट में ड्रग को बाहर निकाल देते हैं, मतलब कि मतलब ड्रग को मार्केट में बेचने के लिए निकालते हैं। सो उसके बाद जो फेज 4 आता है, फेज 4 इज ऑल अबाउट द पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। इसमें क्या होता है कि जब ड्रग मार्केट में आ चुकी है, लोग उसको ले भी रहे हैं, पेशेंट्स ले रहे हैं, जो भी, तो उसके बाद भी मतलब ये पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस तो चलता ही रहता है हमेशा। जैसे कि पैरासिटामोल अभी भी चल रही है, पर उसका पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस अभी तक चल रहा है, क्योंकि वो जो लोग हैं उनको होता है, किसी-किसी को साइड इफेक्ट तो हो रहे होंगे, किसी-किसी को नहीं भी फ़र्क पड़ रहा होगा, किसी-किसी को नहीं भी मतलब क्योर कर रहा होगा मेडिसिन। तो वो सब जो है, जो केमिस्ट वगैरह जो है, वो जो डेटा है कलेक्ट करके रखते हैं। फिर भी पूरा डेटा कलेक्ट नहीं हो पाता है, फिर भी पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस तो चलता ही रहता है। पीवी में इसका बहुत काम है, मैं आगे बताऊँगी आपको इसके बारे में। चलो नेक्स्ट। सो मेन की स्टेक होल्डर्स जो हैं इसमें स्पॉन्सर होता है। जो स्पॉन्सर होता है वो कोई भी फार्मा कंपनी हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकता है फार्मा कंपनी से। तो वो जो होता है स्पॉन्सर जो होता है वो पूरा फंड करता है, मतलब जो पूरी जो भी है ट्रायल को, जो ट्रायल में जो भी पैसा लगेगा, जितना भी पैसा लगेगा, जो भी चीज़ें हैं, वो पूरा स्पॉन्सर देता है, क्योंकि स्पॉन्सर का फ़ायदा है, क्योंकि स्पॉन्सर उसको देता है, पैसे देता है। फिर स्पॉन्सर जो है कंडक्ट जो भी जिसको भी ट्रायल करवाने के लिए सीआरओ को कंडक्ट करवाता है, सॉरी सीआरओ को देता है कि ट्रायल कंडक्ट करो, ये करो, वो करो, और उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा, लाइक किसी ड्रग का पैरासिटामॉल ले लो, उसका अगर कंडक्ट करवाया स्पॉन्सर ने, करवा दिया, सो फिर उसके बाद पैरासिटामॉल अगर एफिशिएंट है 80 टू 90% जो भी है, तो वो जो ड्रग आएगी मार्केट में तो यही बेचेंगे उसको, इनका ही फायदा है, ठीक है? तो इसलिए कंडक्ट करवाते हैं। उसके बाद जो होते हैं सीआरओ होते हैं। सीआरओ मीन्स कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। सो जो स्पॉन्सर है वो जो स्पॉन्सर है वो उनको मतलब सीआरओ को देते हैं कि हाँ, हमें ये कंडक्ट करवाना है, हमारा ये इंटरवेंशन है, ये ड्रग है, ये डिवाइस है, तुमको इसका ये करना है, प्रोटोकॉल दे देते हैं। तुमको ये सब करके देना है, और सब सब मतलब सीआरओ संभालता है पेशेंट्स को, सब सीआरओ करेगा। उसके नीचे सारे मतलब जो भी है सीआरए, सीबी, ये सब सब उसके नीचे आएंगे। फिर वो डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे, डॉक्टर्स
जिनको वो उनके यहाँ पे ट्रायल करवाएँगे, सब एवरीथिंग सीआरओ सँभालते हैं। फिर सीआरओ क्या करते हैं, हायर करते हैं साइट्स, मतलब हॉस्पिटल्स को मतलब हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर हैं उनको हायर करते हैं, हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमें ये ट्रायल करवाना है, तो आपके यहाँ पे हम करवा सकते हैं क्या, एंड एवरीथिंग। तो वो उनसे परमिशन लेते हैं और सारा कुछ होता है, डॉक्यूमेंटेशन सब होता है। उसके बाद जो साइट्स हैं, मतलब साइट्स मीन्स हमारा हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स होती हैं। और फिर हाँ, रेगुलेटरी बॉडीज़ आती है। तो ये काम सब ऐसे ही थोड़ी ना कर सकते। हमको परमिशन चाहिए होती है, एफडीए, ईएमए, सीडीज़ को, हमारे जो ईसी होती है, एथिक्स कमिटी उनकी, तो एवरीथिंग हैपेंस। सो ये आपको धीरे-धीरे समझना है, जैसे जैसे मैं आगे लेक्चर में बताती रहूँगी। ये हमारा सीडीएम का मेन लेक्चर है, इसलिए मैं इस क्लिनिकल रिसर्च पे इतना फोकस नहीं कर रही हूँ। ओके? सो ओवरव्यू ओवरव्यू ऑफ क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस। सो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोकॉल डिज़ाइन। ओके, सो प्रोटोकॉल डिजाइन, फिर उसके बाद साइट सिलेक्शन करते हैं। प्रोटोकॉल डिजाइन में से कैसे काम होने वाला है, कैसे हम ट्रायल कंडक्ट करेंगे, कैसे ट्रायल कंडक्ट होगा, उसकी डिजाइन, मतलब उसकी डिजाइन, सॉरी, प्रोटोकॉल की। हाँ, इसमें ये, और एक ही बार प्रोटोकॉल फाइनल नहीं होता है। एक बार प्रोटोकॉल फाइनल होने के बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, स्पॉन्सर बोलता है ये चेंज करो, वो चेंज करो, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो एक चेंज, दो चेंज, फिर उसको ड्राफ्ट 1.2, 2.1, 1.2, ऐसे बहुत से ड्राफ्ट वो आते हैं। फिर फाइनल वर्जन जो आता है वो मेन रहता है हमारा फाइनल वर्जन। तो ये सारा बहुत होता है, ऐसा नहीं है कि एक प्रोटोकॉल दे दिया हो गया काम, बहुत करना पड़ता है इसके लिए। उसके बाद साइट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, जो भी साइट हमने सिलेक्ट की है उनसे परमिशन सब उनका कर देते हैं, साइट सिलेक्ट कर लेते हैं, ईसी को दे देते हैं, एथिक्स कमिटी वो हमको अप्रूवल देता है कि हमने ये साइट सिलेक्ट की है, तो फिर वो है कि नहीं कैपेबल करने के लिए। फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है, ऑब्वियसली ट्रेनिंग होगी कि तुमको क्या करना है, किस ड्रग पे काम करना है आपको, और किस ड्रग पे कैसे काम, ये पेशेंट को कैसे देनी है, 2 घंटे बाद देनी है, 3 घंटे बाद देनी है, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, और क्या-क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स, सब उसको हम ट्रेनिंग में बताते हैं। और कैसे डेटा कैप्चर करना है पेशेंट का, एवरीथिंग, कि ऐसे करना है तुमको, वैसे करना है। फिर वो लोग जो है साइट वाले जो है डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग, वो जो है वो पेशेंट रिक्रूटमेंट करते हैं कि पेशेंट्स एलिजिबल होने भी तो चाहिए भाई। अगर डायबिटीज के लिए ट्रायल हो रहा है तो उसमें हमारा जो क्राइटेरिया रहेगा, तो पेशेंट को डायबिटीज भी तो होना चाहिए। हमारा एज का भी क्राइटेरिया रहेगा कि हमको एज इतनी की इतनी ही चाहिए, हमको एज उतनी ही चाहिए, 40 के ऊपर नहीं चाहिए, 50 के ऊपर नहीं चाहिए, 30 के नीचे नहीं चाहिए, 18 के नीचे नहीं चाहिए। सो इट है, तो ये पेशेंट रिक्रूटमेंट में ये सब चीजें हो जाएगी। मतलब डेटा कलेक्शन, अब पेशेंट आ गए, सब हो गया, अब ट्रायल चल रहा है, आराम से चल रहा है। फिर अब ट्रायल में जो डेटा है, क्योंकि हमको डेटा ही तो चाहिए मेन, तो डायबिटीज पे ट्रायल हो रहा है तो हमको यही तो देखना है कि कितना एफिशिएंट है, कितना नहीं है। मतलब फर्स्ट डोज लेने के बाद पेशेंट को क्या हुआ, तो सेकंड डोज में क्या हुआ, पेशेंट की साइंस क्या थी, वाइटल साइंस क्या थी, एज क्या थी, जेंडर क्या था, इस जेंडर के इस एज के इस जेंडर वाले, मतलब 40 के मेल को इतना इतना, तो हमको ये सारा डेटा रखना पड़ता है। तो जो डेटा कलेक्शन और मॉनिटरिंग होती है, फिर उसके बाद जो डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग होती है, वो डेटा एनालिसिस, वो सब चीजें सीडीएम में आता है कि डेटा को वो लोग एनालिसिस करते हैं, कितना डेटा करेक्ट है, कुछ क्वेरीज है, वो मतलब कि कुछ गलत डेटा एंटर हुआ है क्या, और हमको जो चाहिए था वो नहीं है क्या, ऐसे सब चीजें होती हैं। और फिर उसके बाद सारा जब डेटा कलेक्ट हो जाता है, सब एनालिसिस हो जाता है कि हाँ, हमारा ड्रग इतना एफिशिएंट है, हमने ऐसा ग्राफ बनाया, हमने ऐसे एनालिसिस की, हमारा जो भी सारी चीज़ें, वो फिर हम जो देते हैं, वो सबमिशन करते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं उनको। तो ये पूरा प्रोटोकॉल डिज़ाइन से लेकर सबमिशन तक मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया है, इसको बहुत एलैबोरेट कर सकते हैं, बट टाइम की कमी है। अब आता है हमारा क्लिनिकल डेटा। क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट जो है, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, क्लीनिंग एंड मैनेजिंग ट्रायल डेटा टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। बेसिकली क्या होता है, रॉ डेटा जो होता है, सीआरएस में जो रॉ डेटा होता है वो हमारे पास आता है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में। तो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो रॉ डेटा, उसको हम क्लीन करते हैं। सो इट्स नॉट ओनली कि हम सिर्फ क्लीन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं होता, सिर्फ क्लीन ही करना है ऐसा नहीं है, बहुत लंबी प्रोसेस है। इसमें जो है पहले तो कलेक्ट करेंगे हम डेटा, फिर क्लीन करेंगे। मतलब कैसे करेंगे क्लीन, ये एक्सेल हमारे जो ईडीसी होता है, ईडीसी पेपर स्टडीज की तो सीआरएफ में आता है, फिर सीआरएफ से हम उसको ईडीसी में डालते हैं, फिर ईडीसी वाले स्टडीज के ईडीसी में होता है, तो हम उसमें देखते हैं कि कुछ मिसमैच तो नहीं है,
कुछ गलत तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। किसी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर में 120-80 के उसमें तो नहीं है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है हाइट और वेट की, बहुत कुछ होता है। तो ये सब जो है प्रोसेस होती है, वो आपको आगे की वीडियो में अच्छे से समझ में आए। फिर उसके बाद अभी सीडीएम का इन्वॉल्वमेंट देखो। सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल रिव्यू होता है पहले। जो प्रोटोकॉल हमने फाइनल किया, ठीक है? किसने फाइनल किया? जो भी टीम है हमारी, उन्होंने पहले प्रोटोकॉल बनाया, कितनी बार बनाया पता नहीं, कितनी बहुत सी बार बना के जो है दिया। तो जब जाके स्पॉन्सर ने उसको फाइनल किया। अब जो प्रोटोकॉल है, या कभी भी होता है स्पॉन्सर की साइड से भी आता है प्रोटोकॉल, कहीं-कहीं पे सीआरओ भी बनाते हैं प्रोटोकॉल, तो वो डिपेंड करता है, इट वेरीज़, सीआरओ टू सीआरओ, कंपनी टू कंपनी, स्पॉन्सर टू स्पॉन्सर। सो सबसे पहले प्रोटोकॉल रिव्यू होता है कि हम प्रोटोकॉल को रिव्यू करके जानते हैं कि उसमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें फिल करना है। मतलब कि जो रिक्वायरमेंट्स है प्रोटोकॉल में, कि इसमें प्रोटोकॉल किस बारे में दिया है, हमको क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या डेटा हमको चाहिए, मतलब प्रोटोकॉल में दिया होता है कि हमें ये चीज़ें चाहिए। तो उस तरह से हम सीआरएफ डिज़ाइन करते हैं, केस रिपोर्ट फॉर्म, ठीक है? इसको बोलते हैं केस रिपोर्ट फॉर्म। थोड़ा यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए ऐसे हो गए, बट डोंट वरी, आप समझ जाओगे। तो केस रिपोर्ट फॉर्म जो भी होता है हमारा केस रिपोर्ट फॉर्म, ये सबसे मेन ही हमारा सीआरएफ। तो उसमें फिर क्या होता है, पेपर स्टडीज के लिए, फिर उसके लिए, फिर पेपर स्टडीज के लिए तो सीआरएफ प्रिंट होके जाते हैं। जो डेटाबेस है वो भी डिजाइन होता है, पर अगर जो ईडीसी में होता है मतलब इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें सीआरएफ भी हम इलेक्ट्रॉनिकली ही डिजाइन करते हैं, मतलब हम उसको भी ईडीसी में ही डिजाइन करते हैं। उसमें डेटा एंट्री होती है, जो भी है सीआरएफ में जो भी डेटा है उसको हम ईडीसी में डालते हैं, या फिर अगर ईडीसी में ही है तो उसको एंटर करो। फिर कुछ एडिट चेक्स एंड वैलिडेशन है, वो होता है। जो भी हमने लगाया है कि अगर इससे ज्यादा रेंज है, अगर बीपी की रेंज 120 से ज्यादा हुई तो वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, या कुछ एज एज हमारे 18 से ऊपर ही होनी चाहिए, अगर 18 से नीचे हुई तो हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे हम एडिट चेक्स एंड वैलिडेशंस लगाते हैं जब हम डिजाइन करते हैं डेटा। उसके बाद जो क्वेरीज होती है वो हम मैनेज करते हैं, मतलब हम क्वेरीज साइट को देते हैं, मतलब डॉक्टर से नहीं, इसमें ये क्वेरी है भाई कि भाई तुमने ये फिल किया है कि इतना पेशेंट का टेम्परेचर इतना है, फिर भी तुमने उसको ले लिया स्टडी में, ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना इतना है, 37 नॉर्मल होता है, 42 44 तक अगर चला गया तो बहुत ही ज्यादा फीवर है, तो हम इसको नहीं ले सकते। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। फिर मेडिकल कोडिंग होती है, कुछ टर्म्स होती है, जैसे कि किसी को हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री में मतलब कि किसी को कुछ हुआ था पहले, तो उसकी जो टर्म है हम उसको कोड करते हैं, कि हमारे इसमें कोडिंग में अलग होता है, मतलब जो प्रिफर्ड टर्म होती है बहुत सारा होता है कोडिंग का, आपको नेक्स्ट उसमें स्लाइड्स में पता चलेगा। उसके बाद लैब डेटा रिकंसिलिएशन, हमने लैब में रिपोर्ट्स दी थी, इसकी मतलब ब्लड टेस्ट, अब ये वो सब लैब में दिया था, तो लैब से जो डेटा आता है हम उसको देखते हैं कि हमारे साथ हुआ है कि नहीं। फिर उसके बाद जो डेटाबेस लॉक एंड आर्काइवल, मतलब सब लॉक कर देते करता है। अभी मैं आज के लिए इतना ही बताती हूँ, बहुत सारी स्लाइड्स बाकी हैं, बट टाइम भी बहुत हो रहा है, 18 मिनट्स पहले ही हो चुके हैं। तो नेक्स्ट भी हमारे पास बहुत सारे हैं, और आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगी, बस कमेंट करिए, ठीक है? फ्री में मिल जाएंगे, डोंट वरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंटेंट, एंड पार्ट 2 में मैं आपको बाकी की चीजें बताऊंगी, इसमें बहुत टाइम हो गया। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।